अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जो आपको डिफरेंट लेक्चर्स की डायरी डेली ऑनलाइन की जा रही है उसको आप प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि मैं पहले भी अपने कुछ लेक्चर्स में आपको ये बता चुका हूँ कि ये लेक्चर्स जो हैं बेटा आपके ऑनलाइन लेक्चर्स हो रहे हैं और सिनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए आपको पता है कि आगे हमारे पास टाइम कम होगा तो ये लेक्चर्स दोबारा नहीं होंगे। आप खुद भी इन लेक्चर्स को गौर से सुने और उनके मुताबिक डायरी अपनी करें और अपने जो दूसरे फ्रेंड्स हैं जो अभी तक जिनका स्टेटस क्लियर नहीं है कि वो ऑनलाइन क्यों नहीं हो रहे उनको भी बताएं, ताकि एक प्रॉपर वे में जो है हमारी क्लास चल सके। याद होगा आपको लास्ट टाइम हम लेसन नंबर 2 लेक्चर 6 में लेसन नंबर 2 की ट्रांसलेशन हमने स्टार्ट की थी और 3 पैराग्राफ किए थे जो मैंने आपको डायरी भी दी थी कि आप उस डायरी को प्रॉपर तरीके से करेंगे, लर्न करेंगे और इस ट्रांसलेशन को जो हम कर रहे हैं इसमें से आपका 8 मार्क्स का जो एक पैराग्राफ है वो आपके एग्ज़ाम में सेट होगा जिसकी आपने उर्दू ट्रांसलेशन करनी होगी। तो इस ट्रांसलेशन को करने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको रिटन फॉर्म में जो सेंटेंसेस मिलते हैं उससे आपको पता चलता है कि एक सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह होता है और जब आप किसी भी टेंस के बिहाफ पर एक सेंटेंस बनाना चाहें तो कैसे बनाया जाएगा, जो आपके अंदर एबिलिटी प्रोड्यूस करता है कि आप एक ऐसे या छोटा पीस ऑफ राइटिंग खुद लिख सकें। और इसके साथ साथ आपकी वोकेबलरी बनती है, उस वोकेबलरी को अगर आप साथ साथ ग्रैस्प करते जाएं, अपनी वोकेबलरी अपना ज़ख़ीरा बनाते जाएं तो वो आपको हेल्प करेगा आगे नेक्स्ट क्लासेस में। और इसी तरह लोग जो हैं जिनकी कम्पिटेंसी होती है इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश ग्रामर में, वो आगे जाकर CSS के एग्ज़ाम्स देते हैं और कंपटीशन के एग्ज़ाम्स देते हैं तो उनको वहाँ इन चीज़ों को बड़े इनिशियल लेवल पर दोबारा करना पड़ता है। तो अगर आप अभी ग्रिप करते जाएंगे तो आपके लिए ये आसान है और आप अपने किसी भी बड़े बहन भाई से समझ सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस, जो मैं बार बार आपको रियलाइज़ करवाता रहता हूँ। आज हम लेसन हमारा है लेसन 2 ही है जो हम कर रहे हैं और लेक्चर हमारा है 7। इसमें हम जो रिमेनिंग पैराग्राफ है कोशिश करेंगे कि उनकी ट्रांसलेशन, वर्ड्स मीनिंग और उसकी रीडिंग करें और रीडिंग करने के बाद अगर हमारे पास इस लेक्चर में टाइम बचेगा तो हम इंशाल्लाह उसकी एक्सरसाइज को भी टच करेंगे। तो 3 पैराग्राफ हमारे हुए थे लास्ट टाइम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने 4 पैराग्राफ से जिसकी हेडिंग है न्यू ईयर ईव डिनर। न्यू ईयर ईव डिनर हमारा आज का पैराग्राफ है जिसको हमने स्टार्ट करना है। ईव यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, ईव, देखिए जरा, ईव इवेंट भी बनता है और इवनिंग भी बनता है। तो यहाँ पर जो हम इसका मायने लेंगे वो इवेंट लेंगे, इवेंट, मौका, ठीक है, मौके पर, इवेंट ऑफ ईद, ईद के मौके पर। कुछ बुक्स आपको मार्केट में ऐसी मिलेंगी जिसमें ईद का मतलब यहाँ शाम भी लिया गया है, लेकिन मैंने उन बुक्स को भी देखा है। उन बुक्स से पढ़ने के बाद मैं मतलब अपनी सेंस के मुताबिक इसको जज कर पाया हूँ कि यहाँ पर शाम, अगली लाइन जब हम पढ़ते हैं तो शाम इसका मायने अगर हम लेंगे तो उसका जो बामुहावरा तर्जमा है उसमें थोड़ी सी कंट्राडिक्शन आ जाती है। तो इस ईद को हम इवेंट के तौर पर लेंगे तो फिर हमारा जो तर्जमा है अगली लाइंस के साथ जो है एक मुताबिकत रखता है। तो मेरी राय के मुताबिक आप इसको फॉलो करेंगे। हम पढ़ते हैं, पहले रीडिंग करूँगा फिर मीनिंग्स और उसके बाद ट्रांसलेशन। ऑन द ईव ऑफ द चाइनीज़ न्यू ईयर, नए साल, चीनी नए साल नौ के मौका पर, न्यू ईयर साल नौ, ईव मीन मौका पर, इट इज़ कस्टमरी टू विज़िट रिलेटिव्स, एंड रिलेटिव्स का मतलब होता है रिश्तेदार, विज़िट मिलना, एंड पार्टेक, पार्टेक का मतलब होता है हिस्सा लेना, पार्टेक हिस्सा लेना इन लार्ज डिनर, बड़े खाने में, वेयर अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक फूड्स आर सर्व, जहाँ नंबर ऑफ बहुत सी स्पेसिफिक मन मखसूस फूड्स, खाने, आर सर्व, पेश किए जाते हैं। इट इज़ टिपिकल फॉर चाइनीज़, टिपिकल मीन मखसूस है चाइनीज़ के लिए, चाइनीज़ फैमिली के लिए, टू मेक 8 to 9 डिशेज़, के वो 8 से 9 खाने बनाते हैं। कितने? 8 से 9। हमने भी कभी ईद पर बनाया अपने रिलेटिव्स के लिए 8 से 9 खाने। हम तो उनका फ़ोन ही नहीं उठाते कि कहीं आंटी अंकल आ ही ना जाए, अभी तो सवैयाँ हमारी ख़त्म हो गई हैं तो और कैसे बनाएंगे, ऐसा ही है। अच्छा चलें अब बनाते हैं, तो किस दिन हम आके किसी इवेंट पर चेक करेंगे ना कितनी डिशेज़ बनी हैं, ठीक है। तो चाइनीज़ फैमिली में बहरहाल ये है कि वो 8 और 9 डिशेज़ बनाते हैं। उसकी एक ख़ास रीज़न है, अभी आगे आप पढ़ के देखें। फॉर अ न्यू ईयर, नए साल के इवेंट पर, डिनर पर, बिकॉज क्योंकि इन चाइनीज़ लैंग्वेज, चीनी ज़बान में, द
द वर्ड 8 मीन्स प्रॉस्पेरिटी, लफ्ज़ 8 का मतलब होता है खुशहाली, एंड द वर्ड 9 मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, और लफ्ज़ 9 का मतलब होता है देर पा, ठीक है, ज़्यादा मजबूत, देर पा। अब हमारे यहाँ जो सोइयाँ बनती हैं उनका मतलब होता है सिर्फ मीठा, ठीक है। तो देखें चाइनीज़ कितनी डिशेस बनाते हैं, इसका मतलब है वो खुश खुराक लोग हैं। अच्छा चलें, आपका भी पता चल जाएगा आप कितने खुश खुराक हैं, कभी दावत दें ना हमें, फिर पता चलेगा, ठीक है। तो अब इसके मीनिंग्स भी हो गए और ट्रांसलेशन भी, अब इसका हम बामुहावरा तर्जमा करते हैं। ऑन द ईव ऑफ द चाइनीज़ न्यू ईयर it is customary to visit relatives and partake in a large dinner where a number of specific foods are served. चीनी साल नौ के मौका पर रिश्तेदारों से मिलने के लिए जाने और बड़े खाने में शिरकत का दस्तूर है, जो मखसूस किस्म के खानों की एक बड़ी तादाद से, जिसमें भरपूर किस्म के खानों की एक बड़ी तादाद से तवाज़ा की जाती है। It is typical for a Chinese family to make 8 to 9 dishes. ये चीनी घरानों के लिए ख़ास बात है कि वो नए साल के मौका पर, न्यू ईयर्स ईव नए साल के मौका पर 8 से 9 खाने बनाते हैं, बिकॉज क्योंकि इन चाइनीज़ लैंग्वेज द वर्ड 8 मीन्स प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि चीनी ज़बान में लफ्ज़ 8 का मतलब खुशहाली है, एंड द वर्ड 9 मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, और लफ्ज़ 9 का मतलब देर पा है, या लंबे अरसे तक के लिए, जैसे कहते हैं ना लंबी उम्र, दराज उम्र, इस तरह। तो ये मीनिंग आपको क्लियर हो गए। ये है हमारा पैराग्राफ नंबर 4 हो गया। आगे हम पैराग्राफ नंबर 5 करेंगे। इसकी रीडिंग पहले देखें आप। इट इज़ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस फॉर अडल्ट टू गिव चिल्ड्रन लिटिल रेड एनवेलप्स filled with money in order to symbolize wealth and prosperity for coming year. It is also common for elders to present red packets to unmarried members of the family. Envelopes are not to be opened until the recipient has left the home of the giver. मीनिंग्स देखें। इट इज़ ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल का मतलब होता है रिवायत होना, रिवायत। जैसे हम कहते हैं कि अक्सर आपने सुना होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से ट्रेडिशन है, यानी उनसे रिवायत है, रिवायत बयान की हज़रत अबू हुरैरा ने, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। तो ये इसी तरह ट्रेडिशन का मतलब होता है रिवायत है, यानी जो बात चलती आए, नस्ल दर नस्ल चलती आए, वो चाहे प्रैक्टिकल फॉर्म में हो चाहे सुनने की सेंस में हो, उसको हम ट्रेडिशन बोलते हैं। कि हमारे घरों की भी ट्रेडिशन है कि छोटी ईद पर सेवइयाँ बनती हैं और बड़ी ईद पर हम कहते हैं भी नमकीन ईद होती है। ये सुनने में आती है ना बातें सारी। तो इट इज़ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, मामूल होना, फॉर अडल्ट्स, बड़ों में, अडल्ट्स कहते हैं बड़े बड़े लोगों को, बड़े जो जवान होते हैं, तो गिव चिल्ड्रन के वो बच्चों को देते हैं लिटिल रेड एनवेलप्स, छोटे सुर्ख लिफाफे, फिल्ड विद मनी, जिसके अंदर क्या होती है, ईदी होती है ना। उनकी तो ईदी नहीं होती, उनके पैसे होते हैं, हम ईदी कहते हैं। इन ऑर्डर टू सिम्बलाइज, अलामत के तौर पर, किस चीज़ की अलामत, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। वेल्थ कहते हैं दौलत को और प्रॉस्पेरिटी कहते हैं खुशहाली को। मे यू प्रॉस्पर, अल्लाह ताला आपको खुशहाल करे, ठीक है। फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल की। इट इज़ आल्सो कॉमन, ये भी मामूल है, फॉर एल्डर्स, बड़ों में, जो अब अडल्ट्स यानी बड़े जो होते हैं, टीनेजर्स, उनसे जो बड़े होते हैं वो एल्डर्स कहलाते हैं, टू प्रेजेंट के वो पेश करते हैं रेड पैकेट्स, सुर्ख लिफाफे, टू अनमैरिड मेंबर्स ऑफ द फैमिली, जो ख़ानदान के कंवारे लोग होते हैं, लड़के लड़कियां, उनको वो पैकेट्स देते हैं रेड कलर के। और एनवेलप्स आर नॉट टू बी ओपन, और उन खाली लिफाफों को उस वक्त तक नहीं खोला जा सकता अनटिल द रेसिपिएंट हैज़ लेफ्ट। रेसिपिएंट मीन लेने वाला, देने वाले का घर, गिवर देने वाले का घर ना छोड़ दे। यानी मैं आपके घर आया हूँ और आपने मुझे रेड पैकेट दिया है, और जब तक जो है आप, यानी आप सॉरी मेरे घर आए हैं और आपने रेड पैकेट दिया मुझे, और जब तक आप चले नहीं जाएंगे तब तक मैं उस लिफाफे को नहीं खोलूँगा। हो सकता है उसके अंदर ईदी कम हो और मैं फिर ज़्यादा का तकाजा करूँ। तो ये इस तरह। तो यहाँ पर आप देखें ट्रांसलेशन हम करते हैं। अच्छा एक चीज़ बेटा मैं और आपको बताऊँ, पिछले प्रीवियस ईयर्स में मैंने देखा है कोई एक आध पेपर में इस चैप्टर से जो ट्रांसलेशन पैराग्राफ है वो सिलेक्ट हुआ है। तो हम, आपको पता है कि वी डोंट लाइक सिलेक्टिव स्टडीज़, हम तो कभी भी नहीं गए सिलेक्टिव, एक एक लफ्ज़ हम बुक का करते हैं।
तो यहाँ पर आपने जो इनिशियल पैराग्राफ है इसके 2-3 हमने जो किए उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से करना है अभी फर्स्ट रिवीजन में। तो जो बाकी पैराग्राफ है वो क्योंकि एक छोटे हैं, एक तो लेंथ कवर नहीं करते, एक 8 नंबर की, तो उनका इम्कान कम होता है एग्जाम में आने के लिए, लेकिन उनको भी हमने जब डायरी साइन करूँगा तो करना है। बताने का मकसद ये होता है जो चीज़ इंपॉर्टेंट हो उसको फिर 2 और 3 दफ़ा जो है बंदा रिवाइज़ करता है, और जो एग्जामिनेशन पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो तो उसको बस 1-2 दफ़ा बंदा जो है वो देखता है और तैयार कर लेता है। तो यहाँ पे इट इज़ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस फॉर अडल्ट्स टू गिव चिल्ड्रन लिटिल रेड एनवेलप्स filled with money in order to symbolize wealth and prosperity for the coming year। बालकों में ये रवायती मामूल है कि वो पैसों से भरे हुए छोटे सुर्ख लिफाफे बच्चों को देते हैं ताकि आने वाले साल की दौलत और खुशहाली को अलामती तौर पर जाहिर किया जा सके, या आने वाले साल की अलामत के तौर पर देते हैं, इस तरह भी हो सकता है। इट इज़ आल्सो कॉमन फॉर एल्डर टू प्रेजेंट रेड पैकेट्स टू अनमैरिड मेम्बर्स ऑफ द फैमिली। बुज़ुर्गों का भी मामूल है कि वो ख़ानदान के गैर शादीशुदा अफराद को सुर्ख पैकेट या सुर्ख लिफाफे पेश करते हैं। Envelopes are not to be opened until the recipient has left the home of the giver। वसूल कुनिंदा जब तक तोहफे देने वाले के घर से रुखसत नहीं हो जाता लिफाफे खोले नहीं जाते। क्लियर होगी बात। आगे हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ जो है वो 6 नंबर है, 6 पैराग्राफ है, और इस पैराग्राफ में आप देखेंगे कि जानवरों का एहतराम, ऑनरिंग द एनिमल्स मीन जानवरों का एहतराम, ये वाला हम करेंगे पैराग्राफ। आई थिंक कि आपका लास्ट पैराग्राफ है ये बुक का, एक छोटा सा और है ऑनरिंग द एनिमल्स। तो पहले इसकी रीडिंग देखें। एवरी ईयर is associated with one of the 12 animals of the Chinese zodiac. These animals are often represented in decorations. Some people believe that those born during the years of particular animal may have the character traits of that animal. Every year, हर साल is associated, मंसूब किया जाता है, जोड़ा जाता है, one of the 12 animals, जो 12 जानवर होते हैं चीनी ज़ोडिक के। चीनी ज़ोडिक का मतलब होता है चीनी बुरुज, बुर्ज की जमा है, और इसको चीनी रास चक्कर भी कहते हैं। चीनियों का एक चक्कर होता है, गोल दायरा मतलब बना होता है, उसके ऊपर 12 एनिमल्स बने होते हैं, और हर एनिमल्स एक ख़ास नेम साल जो है वो एक ख़ास जानवर से मंसूब किया जाता है। यानी 2021 जो है वो स्नेक ईयर है, फिर टेरोटाइज एनिमल, जो भी उनके 12 एनिमल्स होते हैं, इसके अंदर पूरे 12 तो नहीं लिखे हुए। तो इसी तरह ड्रैगन ईयर्स होता है, तो वो फिर क्या है कि वो कहते हैं कि जी जिस साल में जो बच्चा इस साल में पैदा होता है उसके अंदर वो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं कि ड्रैगन ईयर में पैदा होता है तो वो ब्रेव होगा, लाइन ईयर में पैदा होगा तो वो उससे ब्रेव होगा, इस तरह की बातें सारी। एक ये मतलब आप ये समझ लें कि ये सुपरस्टिशंस हैं, तोहमात हैं, इनका प्रैक्टिकल लाइफ से ताल्लुक़ कोई नहीं है, और हमारे दीन में तो ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं हैं। तो हमें तो सिर्फ एक पढ़ने और नॉलेज की हद तक इन चीज़ों को लेना है, हमने इसको अपने ऊपर लागू नहीं करना या अप्लाई नहीं करना। जी, चीनी ज़ोडिक, चीनी बुरुज या चीनी रास चक्कर, दोनों मायने में आप लिख सकते हैं। दीज एनिमल्स आर ऑफन रिप्रेजेंटेड में ज़ाहिर किए जाते हैं, पेश किए जाते हैं इन डेकोरेशंस, आराइशी अशिया में, जो आराइशी अशिया होती हैं, सजावटी अशिया होती हैं, उनमें बनाए जाते हैं। उनके डोर्स पर, विंडोज़ पर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पर ये हमें नज़र आते हैं। अक्सर हम चाइनीज़ चीज़ों को अगर देखें व्यू करें तो वहाँ पर भी हमें ये नज़र आती हैं। सम पीपल, कुछ लोग, बिलीव दैट, बिलीव का मतलब है अकीदा रखना, यकीन रखते हैं। द बॉर्न ड्यूरिंग, बॉर्न मीन पैदा होना, ड्यूरिंग मीन के दौरान, द ईयर्स ऑफ पार्टिकुलर एनिमल किसी खास जानवर के, पार्टिकुलर मीन खास जानवर के, मे हैव द करैक्टर ट्रेट्स ऑफ दैट एनिमल, हो सकता है कि उसमें उस जानवर की खसूसियात पाई जाती हैं। तो मैं जब ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं होते तो बच्चे होते हैं तो मैं कहता हूँ कि इसका मतलब है अगर चीनी रास चक्कर या चीनी बुरूज के साल में डंकी ईयर भी हो तो जो बच्चा फिर जो है वो डंकी ईयर में पैदा होगा उसमें डंकी की करैक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, तो डंकी बड़ा शरीफ जानवर होता है। ठीक है, तो ऐसे हो सकता है स्नेक ईयर में पैदा होने वाले बच्चे में बड़ी चालाकी हो और बड़ा वो अयार हो और हर एक को धोखा देता हो। तो हमारा दीन तो ऐसा नहीं ना कहता, हमने इसको नहीं फॉलो करना, हम तो सिर्फ इसको एज आ नॉलेज ले लेंगे। ठीक है, तो मीनिंग हो गया। आप इसकी ट्रांसलेशन करें।
Every year is associated with one of the 12 animals of the Chinese zodiac. चीन का हर साल चीनी राशि चक्कर के 12 जानवरों में से एक जानवर से मंसूब किया जाता है. These animals are often represented in decorations. ये जानवर अक्सर आराइशी अशिया में पेश किए जाते हैं, जैसे झंडे होते हैं, बैनर्स होते हैं, इस तरह की चीज़ों में पेश किए जाते हैं. इन डेकोरेशंस, इन आराइशी अशिया में पेश किए जाते हैं. सम पीपल बिलीव दैट those born during the years of particular animals may have the character traits of that animals. कुछ लोगों का ये यकीन है कि वो लोग जो किसी मखसूस जानवर के साल में दौरान पैदा होते हैं, जो साल में पैदा होते हैं, उनमें उस जानवर के औसाफ या उस जानवर की खुसूसियात पाई जाती हैं. ठीक है, ये उनका बिलीफ है. आगे नेक्स्ट हमारा लास्ट पैराग्राफ छोटा सा, इसमें रीडिंग देखें ज़रा. चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ अ टाइम when the family should come together in order to give thanks for the years that has passed and reinvigorate themselves. reinvigorate का मतलब होता है दोबारा तवानाई हासिल करना. themselves for the coming year, आने वाले साल के लिए. बहुत प्यारी लाइन है. हमें भी ऐसे ही अपने फेस्टिवल्स में अपना जो ज़ील एंड ज़स्ट रखना चाहिए. ज़ील एंड ज़स्ट का मतलब होता है जोश व जज्बा. हमें भी ऐसे ही रखना चाहिए. ईद पर जो त्यौहार होते हैं, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाना भी चाहिए दावतों पर, और जाना भी चाहिए. इससे भी मोहब्बत बढ़ती है. तो चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ अ टाइम, एक वक्त है जब द फैमिली शुड मीन चाहिए, कम टुगेदर, इकट्ठे होना, इन ऑर्डर के लिए, गिव थैंक्स, शुक्रिया अदा करने के लिए, फॉर दैट ईयर, उस साल का, एज पास जो गुजर चुका है, एंड रीइनविगरेट, और दोबारा अपने आप को तैयार करना, तवानाई बख्शना, ताज़ा दम करना, देमसेल्फ, अपने आप को फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल के. तो चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ अ टाइम व्हेन द फैमिली शुड कम टुगेदर इन ऑर्डर टू गिव थैंक्स ऑफ दैट ईयर्स हैज़ पास्ट. चीनी सालाना एक ऐसा मौका है जब ख़ानदान के लोग गुजरे हुए साल का शुक्रिया अदा करने के लिए, एंड और आने वाले साल, रीइनविगरेट देमसेल्फ फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल के लिए अपने आप को तवाना करने के लिए जमा होते हैं. तो इसमें आपने देखा कि हमें कैन के सेंटेंस भी मिले हैं इस चैप्टर में, शुड के सेंटेंस भी मिले हैं, और सेंटेंस भी मिले हैं, और इसके अलावा हमें जो है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट टेंस भी मिला है, करते हैं, किया, और इस तरह के सेंटेंसेस मिले. और हमने इस चैप्टर की ट्रांसलेशन मुकम्मल कर ली है, और डायरी भी मैं आपको साइन करता हूँ, लेकिन उससे पहले आपने देखना है कि हम इसकी ग्लॉसरी की तरफ जाएंगे. और ग्लॉसरी में सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग आते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन आगे दी हुई है. तो मैं आपको वर्ड्स मीनिंग उर्दू के दोबारा एक दफ़ा रिवाइज़ करवा देता हूँ, आपको इसको करने में आसानी होगी. एसोसिएशन का मतलब होता है ताल्लुक़ होना, वाबस्तगी होना. सेलिब्रेशंस का मतलब होता है जश्न, तकरीब. कस्टमरी मतलब रस्मी. गैदरिंग्स, इज्तमाआत. ल्यूनर, कमरी, चांद से रिलेटेड जो होता है. और पार्ट एक मतलब शिरकत करना. और रेसिपिएंट का मतलब होता है वसूल कुनिंदा. और रीइनविगोरेट का मतलब होता है तवानाई बख्शना. और सिंबलाइज का मतलब होता है अलामती तौर पर या अलामत. और ट्रेड्स का मतलब होता है खुसूसियात. ये आपके मीनिंग्स हो गए. आगे जो आपके नेक्स्ट वर्ड आ रहे हैं वो है आपकी विकेबलरी. विकेबलरी में राइटर कहता है कि गिव द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड एज यूज इन द लेसन. तो इसके मीनिंग्स भी आप देख लें, मैं आपको कर देता हूँ, और होप्स हो कि ये चीज़ें नोट्स में भी अवेलेबल हैं. गैदरिंग का मतलब होता है इज्तमात, ग्रुप ऑफ पीपल. ठीक हो गया. थॉरली मीन पूरी तरह से, कम्प्लीटली. इसी तरह पार्ट टेक का मतलब होता है हिस्सा लेना, टेक पार्ट. और रीइनविगोरेट का मतलब होता है तवाना करना, स्ट्रेंथन, तवानाई बख्शना, तवाना करना. और इसी तरह आगे कस्टमरी है, यूजुअल, आम, कॉमन प्लेस, ऑर्डिनरी, यूजुअल, आम. और ट्रेड्स, फसाइल, खसूसियात. तो इस तरह ये आपके तमाम जो वर्ड्स हैं वो मुकम्मल हो गया वोकैबलरी. आगे आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, बी पार्ट है इसका, पेज नंबर 18 पर. पेज नंबर 18, सॉरी पेज नंबर ये बनेगा पेज नंबर 19. पेज नंबर 19 पर देखें बी पार्ट.
फॉर्म अ नाउन फ्रॉम द गिविंग वर्ड एंड यूज़ द नाउन्स इन सेंटेंसेस। तो ये आपका नोट्स के अंदर भी मैंने दिया हुआ है। यहाँ पर मैं एक दफ़ा नाउन्स बना देता हूँ, सेंटेंस आप खुद भी बना सकते हैं, यू आर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, और इसको आप नोट्स में भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं, नोट्स में भी आपको मिल जाएंगे। ये सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाना, वर्ब है, और आगे इसका सेलिब्रेशन नाउन हो गया। गैदर दूसरा है आपका गैदर, गैदरिंग हो गया। इसी तरह सिंबॉलिक है, सिंबल हो गया। इसी तरह प्रॉस्पर है, प्रॉस्पेरिटी हो गया। डेकोरेट है तो ये डेकोरेशंस हो गया। और इसी तरह इंकरेज है तो इंकरेजमेंट हो गया। ये आपके तमाम जो वर्ड्स थे उनसे हमने नाउन बनाए हैं। आप इस लेक्चर को थोड़ा रिपीट करके दोबारा सुन लिया करें। मेरी कोशिश बेटा ये होती है कि आपका 20 to 30 मिनट्स का लेक्चर होता है, उसमें मैं मैक्सिमम मटेरियल आपको दे दूं। बाकी जब जब आपको टाइम मिले आप उस लेक्चर को रिकॉल कर सकते हैं, सुन सकते हैं, और मेरे नोट्स से हेल्प ले सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स मुझसे ले चुके हैं स्कूल से, और बाकी स्टूडेंट्स भी वक्तन वक्तन आ रहे हैं और ले रहे हैं। नोट्स से ये होता है कि बनी बनाई चीज़ आपको मिल जाती है, और उससे चीज़ें प्रिपेयर करना आसान हो जाता है। क्योंकि हमारा जो फर्स्ट टारगेट होता है वो होता है अपने नोट्स मुकम्मल करके उसको इस तरह लर्न करना कि आप एग्ज़ाम्स में मैक्सिमम मार्क्स ले सकें। तो ऑटोमेटिकली उससे आपकी जो वोकेबलरी है वो तो इन्हांस होगी, और इंग्लिश की वोकेबलरी जिस बच्चे की स्ट्रॉन्ग हो, डेफिनेटली वो बच्चा कहीं पर भी जो है प्रॉब्लम का शिकार नहीं होता। तो आज का लेक्चर हम अपना यहाँ फॉर्म ऑफ नाउन्स तक ख़त्म करते हैं। आगे इसकी जो एक्सरसाइज है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।